मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। कि कितनी दिमागी जाहलियत है एक सोसाइटी में, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका 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 कोई क्योर नहीं है। और सारी दुनिया में ये ऐलान करना चाहते हैं कि हम भूखे रह लेंगे, हम नंगे रह लेंगे, ये दुश्मनी आज नहीं तो कल आपको खत्म करनी पड़ेगी, और आपको ही खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत को अरब गले लगा रहे हैं, भारत को कज़ाक गले लगाते हैं, भारत को सारी मुस्लिम ममालिक गले लगाती है, सिवाय तुर्क और आपको छोड़ के। तो यहाँ पर कहा जाता है ग़ज़वा-ए हिंद, आपको लगता है कि ये एग्जिस्ट भी करता है? ये क्या कहेंगे? मैं पूछता हूँ, गजवाए अमेरिका क्यों नहीं हो रहा है? गजवाए बोलिविया क्यों नहीं हो रहा है? गजवाए चिली क्यों नहीं हो रहा है? ये गजवाए अंटार्कटिका क्यों नहीं हो रहा है भैया? ये गजवाए सोलर भैया, आप पोल्स में अभी अगर मैं एज ए इंडियन कहूँ आपसे आजू जी, बिल्कुल मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। आप अपने घर में खुश रहिए, हमें हमारे घर में खुश होने दीजिए। अभी बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है। एक पंजाब अगर इंडिया है तो दूसरा उसका आधा टुकड़ा पंजाब इंडिया कैसे नहीं होगा? ये अगर कोरिया टूट के साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया बनता है, अमेरिका में भी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका बनता है, सूडान टूट के साउथ सूडान नॉर्थ सूडान बनता है, तो ये दुनिया का, जर्मनी टूट के ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी पड़ता है। ये दुनिया की पहली ऐसी कॉन्सेप्ट है कि एक एंटिटी टूटी और दूसरी एंटिटी आम में से अमरूद निकल गया। शेख रशीद ने जिस किस्म के बैरियर्स ब्रेक करने की कोशिश की है, उसको मैं कहूँगी कि एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एक ऐसी बात उन्होंने की है जिस पे सबको कंडेम करना चाहिए। शेख रशीद ने कल के जलसे में, जो कि इमरान खान का रात को मीनार पाकिस्तान पर एक अजीमुशान उनके मुताबिक जलसा था, जिसमें उनके मुताबिक लाखों लोग थे, लेकिन चलें अगर हज़ारों लोग भी थे, उस जलसे में खड़े होकर ये कहना कि हम अपने हमसाए को, हमारे पास जो हथियार हैं और जो हमने अब एक ताकत हासिल कर ली है, उसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और शेख रशीद का ये कहना कि हम अपने न्यूक्स को ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि इंडिया के टेम्पल्स की बेल्स को साइलेंट कर देंगे और उनकी जो आवाज़ है वो नहीं सुनाई देगी। मैं खुद से ये अल्फाज जो है एग्जैक्टली उन्होंने जो बातें की वो वाकई मैं खुद से बोल भी नहीं सकती, जिस किस्म का नैरेटिव उन्होंने इख्तियार किया है। और उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की हैं जिस पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। उसके 2-4 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि क्या शेख साहब इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि उनकी गवर्नमेंट नहीं है, कोई और गवर्नमेंट है, तो इस तरह के आवाज़ उठाकर और बातें करके FATF वालों को अपनी तरफ दोबारा मुतवज्जो किया जाए और दोबारा से इस मुल्क को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयाना देकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, वो इतने कम अक्ल हैं कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं? तो फिर लोगों का क्या हाल होगा? और जो इस तरह का माइंडसेट है एक्सट्रीमिस्ट, उसका क्या हाल होगा? लोग फिर बाहर ये सोचेंगे। न्यूक्लियर बम का घंटियों से क्या लेना देना मंदिर की घंटियों से? आप कह सकते थे न्यूक्लियर बम मार देंगे और आपको ये जो आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है, हम किसी सेना के जो वो मुख्यालय होते हैं वहां मार देंगे, आपका वो पूरा सैन्य छावनी हम तबाह कर देंगे। यू कुड हैव पास दिस स्टेटमेंट, बट नो, मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी। कोई नहीं करता इसे। ये दिस इज, आपने, ये अरब मुस्लिम भी बेचारे नहीं करते। दिस इज स्पेसिफिक टू पाकिस्तान। उसके आगे उनकी दुनिया नहीं जा रही, समझाया उनको जा नहीं सकता। वो आप किसी से बात कीजिए, वो समझाने लगते हैं आप जाहिलियत, आपके पहले जाहिलियत, सब कुछ जाहिलियत था इस्लाम के आने से पहले। अब उनको कैसे बताया अगर जाहिलियत थी तो प्रॉफिट के आने से पहले अरेबिया में अरबिक बोली जाती थी। अगर अरबिक बोली जाती थी तो क्या अरबिक लैंग्वेज जाहिलियत का पार्ट था, जो कि अल्लाह की लैंग्वेज है? अगर अल्लाह की लैंग्वेज अरबिक है तो वो समाज जो कि जाहिलियत समाज था, वो कैसे बोल रहा था इस लैंग्वेज को? और फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया। ये आप कभी आपने अमेरिका में कभी क्यों नहीं गए? आप भाई अमेरिका में जाके विक्ट्री क्यों नहीं आपने हासिल कर ली? आज की डेट में आप अगर प्यू पॉपुलेशन का देख लें तो पूरे अमेरिका में 0.5% इस्लाम की पॉपुलेशन है। वो तो आपको बुला रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, आपको उन पे जीत नहीं रहे, और फिर वहां जाके आप उनको बोलो कि आपके घर पे हम आ गए तो हम आपको चेंज करेंगे, आपको कुछ पता ही नहीं है। अब मेरे हिसाब से देखिए, रिजल्ट निकलना तो दूर की बात है, पहले शुरुआत तो हो। जो एक कोल्ड वॉर की तरह की स्थिति हो गई है हम दोनों के बीच में कि कोई बातचीत नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो एक शुरुआत तो हो पहले, बाकी रिजल्ट निकलना वो अलग चीज है। लेकिन बातचीत होने से क्या होगा कि कम से कम मूड का पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा जा रहा है या इंडिया की तरफ से क्या शिकायतें हैं। फिर उनमें कुछ बातचीत होगी, बात आगे बढ़ेगी, कुछ आगे जाएगी बात। भाई परवेज मुशर्रफ साहब तो हमारे ऊपर अटैक करने के बाद भी आ गए थे बातचीत करने, तो वाजपेयी साहब ने उनका स्वागत ही किया था बातचीत करने के लिए। तो मैं ये कहता हूं कि बातचीत होनी चाहिए, बैकडोर हो चाहे फ्रंट डोर हो, बातचीत होनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि कुछ कुछ चीजें चैनलाइज होती रहती हैं। अभी तो बिल्कुल कट ऑफ है,
लेकिन अगर मैं एज ए इंडियन कहूँ आपसे आजू जी, बिल्कुल मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। आप अपने घर में खुश रहिए, हमें हमारे घर में खुश होने दीजिए। अभी बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही देसी लोग हैं। हमें जो है ना वो मजा नहीं आता जब तक हम ये ना देखें कि पड़ोस में क्या हो रहा है। लेकिन और सारी दुनिया में ये ऐलान करना चाहते हैं कि हम भूखे रह लेंगे, हम नंगे रह लेंगे, हम नंगे पांव फिर लेंगे, पर अपने इसहाक डार साहब, अब आप ये भाई, आप नंगे रह लेंगे तो आप नंगे रह लें, आप भूखे रह लेंगे, आप रहकर दिखाएं। यानी ये जो बातें, ये कॉमेडी है, ये क्या है? यानी शेख साहब पहले पाव पाव भर के आपने जो है वो बम उठा के उधर फेंकने थे, इस तरह की बातें आप करते रहे, और अब आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो हथियार हैं हम उसको इंडिया पे इस्तेमाल करेंगे और वहाँ के जो मंदिर हैं उनकी बेल्स जो हैं वो बंद कर देंगे। मसला ये कि ये जो खैर ये मंदिरों को तोड़ने का और जो मजहबी जुनून है, इस तरह का जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो कुछ होता है यहाँ पर, वो तो हमें मालूम ही है, वो माइंडसेट हमें बहुत अच्छे तरीके से आपको मालूम है। लेकिन ये जो बात की है कि नंगे रह लेंगे, भूखे रह लेंगे, तो शेख साहब तो बिल्कुल नंगे भूखे नहीं रहते, क्योंकि वो रहते हैं लाल हवेली में और वो क्यूबा के सिगार पीते हैं। नंगा भूखा किसको रखते हैं? नंगी भूखी कौन है? अवाम। सस्ते आटे की लाइनों में कौन लगा हुआ है? अवाम। वो बेवकूफ लोग जो उनको वहां पे खड़े होके सुन रहे थे ये सब कुछ, और वो ये सच समझ रहे थे। अब देखिए ना, आप एक ऐसा बात एक ऐसे मजमे में करते हैं जहां पर यूथ मौजूद है और वो एक्टिवेट हुई है इस वक्त, ठीक है, जो सपोर्टर्स हैं आपके, उस वक्त आप अपना जो नैरेटिव है सियासी वो बयान करें आप अगर, लेकिन उस पर भी आप बहुत सारी बातें, जिस तरह मैंने कहा कि बेवकूफ़ कब तक बनाएंगे ये नंगे भूखे रहने का? अवाम को नहीं पता कि घास कौन खा रहा है? घास अवाम खा रहे हैं। लेकिन उसमें जब आप अपने हथियार दूसरों के ऊपर इस्तेमाल करने का सोचेंगे तो वो सब भी फिर लब्बैक का नारा लगा के सड़कों पर इसी तरीके से नारे लगाते फिरेंगे। मुझे इतराज़ इस पे है, वरना तो शेख साहब की कॉमेडी जो है वो बड़े अरसे से चल रही है। यानी वो जब से सियासत में आए, खैर पता नहीं कब से आए हैं, लेकिन हमने जब से उनको देखा है ना, वो इस तरह की तकरीर स्पीचेस करते रहते हैं जो किसी कॉमेडी से कम नहीं होती। कि कितनी दिमागी जाहलियत है एक सोसाइटी में, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका 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 कोई क्योर नहीं है। आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, आप जैसे कभी पुतिन ने नहीं बोला कि अमेरिका में चर्च में बेल नहीं रिंग होंगी, या कभी अमेरिका ने नहीं बोला कि हम ऑर्थोडॉक्सी क्रिश्चियनिटी को हटा देंगे। दैट शोज कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, इट्स अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन। उसकी उसकी एक ज़हनियत की गई है। पाकिस्तान में बड़ी मेहनत की है उसको पिछले 70-75 सालों से ऐसी सोच बनाने के लिए। अब आप जैसे पढ़े-लिखे लोगों का काम है कि उनको ये समझाएँ कुछ चीज़ें कि आप अगर एक रिलीजन को इतना सीरियस ले रहे हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सदर्न हेमिस्फीयर में है। पृथ्वी के 2 भाग हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर के मुश्किल से 5-6 जो आप कह लें 15-20 या 25% इलाके पे इस्लाम का है रूज, और वो कहते हैं दुनिया पे राज किया। आज भी अमेरिकाज़ में जो कनाडा, यूएसए और ये वहाँ के लोग हैं, अगर हम इस्लामिक थॉट लगा दें, तो वो बेचारे नरक में जा रहे हैं लगातार, क्योंकि वहाँ मैसेज ही नहीं पहुँच रहा। और अगर वो मैसेज पहुँचे तो बेचारे वो भाषा भी नहीं समझ पाएँगे। अब अगर ये भी उनसे कोई पूछ ले कि भई आप एक रिलीजन के लिए इतना आप रिलीजन ज़रूरी है एक इंसान की आभार में, मगर वो आप पर्सनल बनाएँ ना। आप उसको अपना पॉलिटिक्स का पार्ट बनाएँगे, सोसाइटी का पार्ट बनाएँगे, आप उसमें कोई स्टडी करना नहीं चाहेंगे, सामने वाली हर चीज़ को आप बता देंगे कि वो गलत थी। अपनी मिट्टी से इतना ज़्यादा जब आप कट जाएँगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट देखा इन्हीं साहब का, इस्लाम ने दुनिया पे हुकूमत की, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा सेंट्रल एशिया छोड़ दीजिए और ये अरब ममालिक और ये यूरोप के 3-4 ममालिक और ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इसके आगे कहाँ गया इस्लाम और कब गया? आप कब कनाडा गए, कब आप बोलीविया गए, कब आप चिली में चले गए, कब आप कनाडा में चले गए, मुझे तो समझ ही नहीं आया। तो ये कैसे दुनिया पे आपने राज कर लिया भई? ये क्या ये यूरोप के 4-5 ममालिक, वेस्ट एशिया का छोटा-सा रीजन और इंडिया का जो कि वो भी टेम्परेरी रहा इलाका ही, वो पूरी दुनिया है? तो आप कैसे बात कर रहे हैं इन लोगों से जो रिलीजन में कपड़े ढूंढ रहे हैं? हमारे यहाँ के लोग हैं, वो कह रहे हैं हम मुसलमान हैं तो हमारा कपड़ा अचकन है। मैं ये अलमाटी में रहता हूँ, -20 डिग्री का सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर होता है, और वो कपड़े अगर अरबी लोग जो कपड़े पहनते हैं वो तो बेचारे उसमें चले जाएंगे, सफेद कपड़े और एक छोटा सा वो जो लूज वो है, इनकी तो जान चली जाएगी उसमें। अगर आप उसको सुन्नत का पार्ट बना दे कि जो किया प्रॉफिट ने वही हमको ड्रेसअप करना है, तो ये तो आधी पॉपुलेशन साफ हो जाएगी कोल्ड में। देयर इज अ क्लासिकल डिरेंजमेंट ऑफ द माइंडसेट, जो समझना नहीं चाहते, जो एक पर्टिकुलर रीजन को सारी दुनिया समझे बैठे हैं, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। वो दे आर आल्सो बर्डन टू अरब्स, क्योंकि वो भी बेचारे कह रहे हैं मॉडर्नाइज हो। आप देख लें
सलमान साहब हो गए, मोहम्मद बिन सलमान हो गए, यूएई के, वो आके कश्मीर में आके एमआर अपना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल खोल रहा है, उसको भी बात समझ में आ गई है कि भाई देयर इज अ टाइम व्हेन दिस फिलॉसफी वाज नीडेड, नाउ इट हैज व्हाट यू कॉल ओवरलिव्ड इट्स यूटिलिटी। इंसान को इंसान की तरह देखो भैया, कोई मंदिर जाएगा, कोई मस्जिदों में किसी को सुकून मिलेगा, कल को हो सकता है मुझे मस्जिद में सुकून मिल जाए, कल को हो सकता है मुझे चर्च में सुकून मिल जाए, कल को हो सकता है मुझे किसी कूड़े की पूजा करने में सुकून मिल जाए। इससे क्या लेना देना है? ये मेरा पर्सनल सुकून है। मेरे दिल में दिमाग में क्या चला है, क्यों झांकना है आपको? आप ये देखें ना कि मैं समाज में कैसे बिहेव कर रहा हूँ। अब आप सुधरना होगा जी, बिल्कुल फौज को सुधरना होगा, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री देखें, उसका एक ट्रैक देखें, तो उससे हमें ये पता चलता है कि भाई पाकिस्तान की हालत के लिए अगर सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदारी बनती है किसी की इन हालातों के लिए, तो वो सेना की बनती है, क्योंकि उनकी वजह से, उनके इंटरेस्ट की वजह से पॉलिटिक्स में पाकिस्तान को आज ये हालत देखनी पड़ रही है। अगर उनका इंटरफेयर नहीं होता, अगर वो सिर्फ अपनी सरहदों तक ही रहते, जो उनका काम है, बेसिक जो काम है उनका वो करते, तो जैसे इंडिया में होता है कि जो सेना का काम है बेसिक वो कर रही है, बाकी पॉलिटिक्स में उसका कोई रोल नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई चीज नहीं, तो इसका फायदा होता है पाकिस्तान। लेकिन चूंकि सेना की बहुत बड़ी दखलंदाजी रही है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, तो इसलिए पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वहां पे फिर सबसे पहले वो अपने लिए देखते हैं कि मेरे लिए क्या है, उसके बाद वो आम जनता बाकी चीजें सोची जाती हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा आरजू जी की इमरान खान ने जो एक तरह से कहूँ कि आंदोलन बनाया है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि शायद सेना को ये बात समझ में आ गया है, डरेगी तो नहीं शायद, मुझे लगता है कि अभी जो पाकिस्तान है वहाँ के पॉलिटिशियंस या वहाँ की डेमोक्रेसी अभी इतनी ज्यादा मजबूत हुई है कि सेना को डरना पड़े, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी मजबूत, उसकी जड़ें बहुत मजबूत होनी चाहिए। यहाँ पे तो पता नहीं नेताओं के खिलाफ क्या क्या चीजें होती है, कभी वीडियो आता है, कभी क्लिप आती है, कभी ऑडियो फोन, सब चल रहा है वो आसपास। तो अभी वो डरने वाली सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके मन में कहीं ना कहीं एक कोने में ये बात आ गई है कि देखो पहले जनता नहीं बोलती थी ऐसे खुल के, मीडिया में से आवाजें आती थी इक्का दुक्का, तो सॉफ्टवेयर अपडेट होते थे और वो ठीक हो जाता, लेकिन हर जनता में, लोगों में अगर ये गुस्सा बढ़ रहा है उनके खिलाफ, तो ये संकेत अच्छे नहीं है। संकेत ये है कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल को अगर जनता ज्यादा गुस्से में आ गई, ज्यादा संख्या में गुस्से में आ गई, तो नुकसान सेना को होना है और फायदा इमरान खान को होना है। और इमरान खान बहुत अच्छी तरह से ये बात जानते हैं, वो इसे अपनी मजबूती जानते हैं कि मेरी मजबूती कहां पर है, स्ट्रॉन्ग होल्ड कहां पर है मेरा। इमरान खान बोल ऐसे पा रहे हैं, उससे लग तो यही रहा है कि कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा उनके साथ है, जब भी वो ये सब कुछ कह पा रहे हैं, वरना कुछ बात नहीं कर पाते। लेकिन आईएमएफ की तरफ से भी यही कंडीशन लगाई गई है कि जी आप डिफेंस बजट को कम कीजिए और इनके खर्चे कम कीजिए फौजियों के। कर पाएगी क्या गवर्नमेंट? क्योंकि अभी तक आईएमएफ उसी एक जगह पे जाकर रुक गए कि फंड नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट तो नहीं कर पाएगी, बस वो मिन्नतें कर सकती है, डिपेंड करता है सेना के ऊपर कि वो क्या वो मिन्नतें मान लेते हैं या नहीं मानते। अगर सेना को लगता है कि नहीं यार अभी के लिए तत्काल थोड़ा बहुत रिलीफ दे सकते हैं, तो शायद वो दे दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे मानेगी सेना, क्योंकि सेना के लिए देखिए, सेना के लिए एक जिस जगह पर वो पहुंच गए हैं वहां से उनको कहा जा रहा है कि आप अब पीछे हटिए, उनको आदत हो गई है उन चीजों की, उस प्रोटोकॉल की आदत हो गई है, और वो जब आदत एक जनरल में और बाकी लोगों में आ जाती है तो वो आदत जल्दी जाती नहीं है, क्योंकि वो उसके जनरेशन से वो चीजें आदी हो चुकी हैं। तो वो कहते हैं कि जी ये तो मेरा हक है, तो उनको लगता है कि मेरा हक छीना जा रहा है, तो फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। तो मुझे लग रहा है कि शायद अगर असीम मुनीर साहब, वो अपने आप को अल्लाह के बंदे कहते हैं, तो शायद अगर उनमें कुछ ऐसी बात भेजे में आ जाए कि चलो नहीं जी देश का कुछ भला हो जाएगा, तो शायद मान जाए, लेकिन मुझे उम्मीद बहुत कम नजर आती है। सेना ऐसे नहीं मानेगी मुझे लगता है। मगर ये अकेला आर्मी चीफ का तो नहीं होता कि वो क्या डिसाइड करता है, ये तो मेरे ख्याल है सभी लोग मिलकर बैठते होंगे, एस्टैब्लिशमेंट के सारी एजेंसीज, सभी का कुछ होता होगा। बिल्कुल, जितने भी मतलब टॉप ब्रास है, मतलब आसिम मुनीर साहब का नाम इसलिए मैंने लिया क्योंकि रिप्रेजेंट वही कर रहे हैं, लेकिन उसमें डीजीआईएसआई भी होंगे, उसमें जो नीचे कोर कमांडर्स होते हैं, जो मतलब बेसिकली वो जो पावर एलीट है ना, जिसके हाथों में पूरा पाकिस्तान है, वो ग्रुप बैठेगा और वही तय करेगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन सिर्फ आर्मी की बात नहीं है, एजेंसीज जो है उनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा आजकल लिया जाता है और कहा जाता है, आईएसआई को और दूसरे लोगों की बात की जाती है। तो आपके ख्याल से इंडिया के साथ रिलेशंस बनाने में इनका नुकसान है या फ़ायदा है? अगर ये बना लेते हैं तो फिर किसी किस्म का झगड़ा, उस तरह की टेंशन नहीं होगी। तब आपको नहीं लगता कि इनके फंड्स जो है वो कम करने पड़ेंगे और ये उस तरह से बात नहीं कर पाएँगे जो कहा जाता है कि हमें खतरा है? जी भारत से बिल्कुल, मतलब ये हमें तो खतरा है। बात जी बिल्कुल, ये तो यही तो डॉक्ट्रिन है कि अगर आप डर नहीं दिखाएँगे कि जी भारत अटैक कर देगा, भारत से बड़ा हुँ। खतरा है, भारत हमें तबाह करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, तो उस डर की बदौलत आपको फंड्स मिलते हैं। क्योंकि आपको बताना है कि भाई इस डर से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? तो जी हमें इतनी तोपें खरीदनी पड़ेंगी, हमें इतने फाइटर जेट्स खरीदने पड़ेंगे, हमें ये एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पड़ेंगे, और पूरी दुनिया जानती है कि जब ऐसे बड़े पैमाने पर हथियार खरीदे बेचे जाते हैं, तो उसमें जो जेबें भरी जाती हैं, वो आर्मी जनरल्स की भरी जाती हैं, कमांडर्स की भरी जाती हैं, एजेंसीज़ की भरी जाती हैं, क्योंकि भाई उन्हीं के पास सब कुछ रहता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर ऐसा हुआ, भारत से संबंध अच्छे हो गए, तो ज़ाहिर-सी बात है बजट कट होगा, और ये कभी सेना हो या एजेंसीज़ हों, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। क्योंकि जिस डर की बिना पर, जिस डर से वो अपना सारा नेटवर्क, नेक्सस बनाए हुए हैं, जब वो डर ही खत्म हो जाएगा, तो फिर तो सवाल उठने होंगे ना शुरू कि भाई आप इनको फिर पैसे की ज़रूरत क्या है इतनी? जब डर ही नहीं है, तो वो थ्रेट है ही नहीं। आईएमएफ ने न्यूक्लियर एसिड्स के ऊपर भी सवाल उठाया। अब ये और बात है कि 2 दिन के बाद हमारे मिनिस्टर साफ मुकर गए
और उन्होंने सेनेट में खड़े होकर कह दिया कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब हुआ नहीं तो बात क्यों कर रहे हैं? तो वही सब ने यहाँ से कहा। तो आपके ख्याल से कि वो कंट्रोल भी जो है IMF या अमेरिका जो है वो रखेगा पाकिस्तान के ऊपर, एक प्रेशर रखेगा कि इस तरह के मिसाइल्स बनाने हैं और क्या करना है क्या नहीं करना? देखिए इस पर कई तरह की खबरें हैं। अभी अमेरिका के एक बड़े टॉप जनरल थे, उनसे ये सवाल जब पूछा गया कि जी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, आप उसको क्या थ्रेट मान रहे हैं? तो उनका बयान था कि नहीं, इतना बड़ा कोई थ्रेट नहीं है, हमारी नज़र उस पर है और हम मानते हैं कि वो सेफ हैं। अब देखिए, जो अमेरिका है वो जानता है कि प्रेशर टेक्निक कैसे काम में लानी है। एक तरफ वो IMF से प्रेशर दिलवा रहा है कि भाई आपके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उनके कंट्रोल में या उनको यूज़ करने में, इस्तेमाल करने में हमारी परमिशन की ज़रूरत है, ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ वो भी दुनिया को बता रहा है कि नहीं, नहीं, कोई बात नहीं है, हमें पता है कि सेफ है। यानी कि वो एक तरह से प्रेशर बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान पर। और यकीन मानिए कि IMF आपने देखा अभी श्रीलंका को या शायद श्रीलंका को बहुत ईज़िली $4 बिलियन का रिलीफ दे दिया गया IMF की तरफ से। लेकिन जहां पाकिस्तान को ज्यादा जरूरत है इस वक्त, क्योंकि भाई फ्लड से भी हिट है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो करेंसी है वो गिरती जा रही है, ऐसे में IMF सिर्फ $1.4 बिलियन देने हैं शायद, या $1.12 बिलियन देने, और उसमें उन्होंने इतना टाइम लगा दिया, इतना कुछ। तो ये संकेत साफ है कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई पेच फंस रहा है जिस पर सरकार आपकी चाहती नहीं है कि मैं इसको कर लूं, लेकिन वो दबाव बनाने के लिए टाइम और लगाया जा रहा है कि और इन पर प्रेशर बढ़े और वो उस शर्त को मान ले। और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, शायद ये बात बाहर भी नहीं आएगी, अंदर खाने में हो जाएगी, भाई कौन से न्यूक्लियर वेपन अभी चलाने हैं, अभी तो चलाने नहीं है न्यूक्लियर, भगवान न करे कि न्यूक्लियर वेपन चले। तो अगर कंट्रोल वो दे भी देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कोई उसमें ऐसी डील हो जाती है, तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मुझे लगता है, और वो शायद बात बाहर भी नहीं आएगी, अंदर खाने में रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही, और कहा यही जाता है कि न्यूक्लियर एसिड सिर्फ दिखाने के लिए, डराने के लिए होते हैं, चलाने के लिए नहीं होते। ये और बात है कि हमारे यहाँ पाव के बम जो है हम बताते रहते हैं कि हमने बना अरे लिया। अभी याद आया, अभी ताजा बयान आपके शेख रशीद साहब का आया है, पता नहीं शायद आपने वो बयान सुना भी होगा, जिसमें वो रैली में कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा है कि हम मसाला हमारे पास मौजूद है, न्यूक्लियर मसाले की बात कर रहे थे, और वो हम देखेंगे घंटियां भी नहीं बजेंगी मंदिरों में, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। अरे बहुत वायरल हो रहा है आजकल, फिर से बिल्कुल ताजा बयान दिया है। मैं इन्होंने इसी किस्म की बात पहले भी की थी कि मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी। आई डोंट नो कि किस किस्म के माइंडसेट के लोग हैं, और इनको इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए किसी के लिए भी, लेकिन बहरहाल की जाती है। 16 बार मंत्री रह चुके हैं वो पाकिस्तान सरकार में, तो आप समझ सकते हैं, कि जिनके इस तरह के मंत्री हो, तो फिर जाहिर है कि हमने तालिबान को ही सपोर्ट करना है, हमने किसी ऐसे सिविलाइज्ड कंट्री को या उसको लोगों को तो नहीं हमने सपोर्ट करना जाके। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत है, एक दूसरे के बगैर रहते नहीं है। एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते ना, कैसे रह लेंगे भाई, नहीं हो सकता। आपको चाहिए सब्जे हिलाली दिल्ली में, हमको चाहिए अखंड भारत, चाहिए एक मोटिव एक है ना, समझे। हम आना चाहते हैं भगवे कपड़े में, आप आना चाहते हैं हरे कपड़े में। आना आप ही चाहते हैं। आपने कभी ये कहा कि हम अफगानिस्तान जीतेंगे, कभी कहा काबुल में हम झंडा लहराएंगे, कभी आपने कहा कि हम जाकर के कजाकिस्तान जीत लेंगे, यहाँ पे ये सेक्युलरिज्म कैसे है, हम यहाँ पे नहीं कहते ना। एक ही है दिल्ली में पर क्या कहते हैं उसको, तब्दीली आजादी पाकिस्तान बनाएंगे, तो पर्पस एक है, दिमाग में एक ही है, मिलना है ही है। और पॉइंट ये है कि नेचर किसके साथ है, बिकॉज द टू काइंड्स ऑफ लॉ, मैन मेड लॉ एंड नेचुरल लॉज। नेचुरल लॉज जैसे फंडामेंटल